स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो पार्ट बी है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर 1 है। ठीक है, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। चैप्टर 1 जो है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, द चैप्टर हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947 व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि इंडिया किस स्टेट में था जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस पाया। ठीक है, उसका उस वक्त इंडिया का क्या हाल था, और हाउ ब्रिटिश colonial रूल फॉर नियरली 200 years अफेक्टेड इंडिया इकोनॉमी। और जो ब्रिटिश का 200 साल का रूल था, कॉलोनियल रूल, उसमें इंडिया का इकोनॉमी को कितना इफेक्ट पड़ा है और क्या क्या चैलेंजेस इंडिया ने फेस किया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के हिसाब से, उन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे इसलिए वीडियो देख रहे हैं। तो इसका जो 10 ईयर पीवाईक्यू है पूरा सोल्यूशंस के साथ आपको बस 29 रुपीज में मिल जाएगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये ई बुक जो है वो आपके व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो सबसे पहला की पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, द ब्रिटिश रूल पर्पस। जो ब्रिटिश रूल था उसका क्या मेन पर्पस था। ठीक है, द मेन गोल ऑफ ब्रिटिश colonial रूल वाज टू मेक इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटेन्स ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। जो ब्रिटिश चाहते थे क्या कि इंडिया को एक सप्लायर बना दे रॉ मटेरियल्स का, इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करे ब्रिटेन का जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है उसके लिए, और ब्रिटेन का मार्केट के लिए उनका जो फिनिश, मतलब ब्रिटेन को जो वो लोग फिनिश गुड बना रहे हैं उसके लिए उसको एक मार्केट चाहिए था। तो इंडिया को वो लोग एज अ मार्केट ट्रीट करेंगे, मतलब कि यहाँ से सामान ले जाके उधर गुड्स बनाएंगे, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट लाके इंडिया में बेचेंगे, यही उनका मेन मोटिव था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो जान लीजिए। इंडिपेंडेंस डे कब है वो आप देख रहे हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ठीक है, ब्रिटिश रूल का ड्यूरेशन कितना था, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, 1757 से 1947, 190 ईयर्स। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, टुडेस इंडिया इकोनॉमी स्टिल शोस इफेक्ट्स ऑफ दिस कॉलोनियल पीरियड। तो इकोनॉमी में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा, आज भी इंडिया के इकोनॉमी में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। तो उससे पहले देखते हैं हम लोग कि इंडिया का जो हाल था प्री ब्रिटिश टाइम पे, जब ब्रिटिश नहीं आया था 1757 में, तो उससे पहले इंडिया के कैसा कंडीशन था। ठीक है, इंडिया जो था सेल्फ सफिशिएंट था, उसका इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। हैंडीक्राफ्ट जो था बहुत ज्यादा फेमस था, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, मेटल वर्क, प्रीशियस स्टोन, ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलर था, एक्सपोर्ट किया जाता था। ग्लोबल रेपुटेशन था इंडिया का हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, कि इंडिया का प्रोडक्ट जो था बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी माना जाता था, मतलब ब्रांडेड इस टाइप का, बहुत ज्यादा अच्छा रेपुटेशन था। ठीक है, और एक एग्जांपल है जैसे कि बंगाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ढाकाई मुस्लिम वॉज वर्ल्ड फेमस, ये एक टाइप ऑफ फाइबर है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था। मलमल, जो कि मलमल खास, मलमल शाही जो आप जानते होंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। रॉयल क्वालिटी टेक्सटाइल जो है वो इंडिया में बनाया जाता था, जो किंग क्वीन ये लोग यूज करते थे, उस टाइप का जो क्वालिटी का टेक्सटाइल जो था वो इंडिया में बनता था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, अंडर ब्रिटिश रूल जो कंडीशन था वो क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस ऑन ब्रिटिश इंटरेस्ट। जो इकोनॉमिक पॉलिसी था ब्रिटिश का वो बस ब्रिटिश के लिए फोकस था। ठीक है, ब्रिटिश का फायदा किस तरह से हो, इंडिया का डेवलपमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं था। इंडिया बिकम ए रॉ मटेरियल सप्लायर एंड कंज्यूमर मार्केट। इंडिया जो है वो क्या बन गया, रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया। ठीक है, और एक कंज्यूमर का मार्केट बन गया, मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है और फिनिश प्रोडक्ट जो है इंडिया कंज्यूम कर रहा है। कोई प्रॉपर एस्टिमेट नहीं था नेशनल इनकम का, किस टाइप से नेशनल इनकम चल रहा है। ठीक है, कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर बात किया जाए, एग्रीगेट रियल आउटपुट जो आपका ग्रोथ का था, एग्रीगेट रियल आउटपुट वो आपका 2% से भी कम था। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो था वो 0.5% था। और दिस वर वेरी लो ग्रोथ रेट शोइंग इकोनॉमिक स्टेगनेशन। तो इतना ही कम ग्रोथ था कि इकोनॉमी जो है वो स्टेग्नेशन के स्टेज पे आ गया था, मतलब स्टेग्नेट होना मतलब क्या होता है, स्थिर हो गया था, रुक चुका था इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरह से जो ब्रिटिश रूल में इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का बात किया है, सेक्टर वाइज देख लेते हैं, पहले एग्रीकल्चर देखेंगे फिर इंडस्ट्री देखेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका अगर बात किया जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहला था आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था आपका जमींदारी सिस्टम, ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में था, जो ब्रिटिश सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया था, तो ये जो जमींदारी सिस्टम था सबसे पहले उधर ही आया। तो जमींदार कलेक्टेड प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फार्मर, नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर।
तो जमींदार जो था वो क्या करता था, बस प्रॉफिट कलेक्ट करता था, और जो प्रॉफिट फार्मर को मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट कौन कलेक्ट कर रहा था, जमींदार कलेक्ट कर रहा था। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, वो लोग खुद का पैसा पे बस ध्यान दे रहे थे, एग्रीकल्चर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था और फार्मर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम था, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं था, फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता था, और कमर्शियलाइजेशन का भी कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि फार्मर्स स्टार्टेड ग्रोइंग कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। फार्मर जो है कैश क्रॉप ग्रो करने लगे, जैसे इंडिगो, कॉटन, ये सब ग्रो करने लगे। तो फूड क्रॉप्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि फूड क्रॉप जब रहेगा तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट खाने के लिए रहेगा, बट कैश क्रॉप जो है इससे बस आपको पैसा मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कैश क्रॉप ग्रो करने से थोड़ा नुकसान होता है फार्मर्स का। दिस कैश क्रॉप वेयर सेंड टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और ऐसा भी नहीं है कि वो कैश क्रॉप जो है वो इंडियंस यूज कर रहे हैं, वो कैश क्रॉप्स कौन ले जा रहा है, ब्रिटिश लेके जा रहा है, और इंडियन फार्मर को कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम थे। उसका एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात किया जाए एग्रीकल्चर के बाद, तो इसमें ब्रिटिश का जो स्ट्रेटेजी था वो टू फोल्ड मोटिव था। ठीक है, मेक इंडिया रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, टर्न इंडिया इनटू ए मार्केट। मतलब कि पहले तो इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना है, जहां से उनको सस्ते में रॉ मटेरियल मिल सके और वो अपना ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर सके। उसके बाद जो वहां से फिनिश प्रोडक्ट बिक रहा है, बन रहा है जो ब्रिटेन में, उस फिनिश प्रोडक्ट को लाके इंडिया में मार्केट में बेचा जाए, इंडिया के लोगों को वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो धराया जाए। उसके बाद प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज पहले से इंडिया का है उसको डिस्ट्रॉय कर देना उनका एक मोटिव था। ठीक है, लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वो डिक्लाइन होने लगा, मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो भी अब इनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश लेके जा रहे हैं। और इनका जो हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट्स होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, और ब्रिटिश जो है मशीन मेड प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेच रहा है। तो इस तरह से इनका जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, हैंडीक्राफ्ट वाला। उसके बाद न्यू डिमांड, ठीक है, क्रिएटेड न्यू डिमांड इन इंडियन मार्केट। वो डिमांड किस चीज का था? रेडीमेड गुड्स का डिमांड था, जो कि बहुत ही चीप होता है। दिस डिमांड वाज मेट बाय चीप ब्रिटिश इंपोर्ट। तो जो आपका डिमांड है उसको किसने मेट किया? ब्रिटिश का जो इंपोर्ट हो रहा था, मतलब रेडीमेड गुड्स का, सस्ते सस्ते सामान का, वो इंडिया का डिमांड को फुलफिल करने में लग गया था। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस फॉर इंडिया, प्रॉफिट फॉर ब्रिटेन। तो इससे क्या हुआ? आपका इंडिया का इकोनॉमिक लॉस होने लगा, इंडिया का इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हो रहा है, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ डिक्लाइन हो रहा है। बट वही ब्रिटेन जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है इंडिया का यूज करके। उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्रीज बाद में स्टार्ट हुए। ठीक है, कौन कौन से मॉडर्न इंडस्ट्रीज है? 19th सेंचुरी का बात किया जाए, लेट 19th सेंचुरी एंड में, मतलब 19th सेंचुरी का कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है महाराष्ट्र और गुजरात में स्टार्ट हुआ, जो कि इंडियन ओन था, मतलब इंडियन लोग उसको ओन करते थे। उसका जूट मिल्स जो है बंगाल में स्टार्ट हुआ, जो कि फॉरेन लोग ओन करते थे, मतलब ब्रिटिश ओन करते थे। अर्ली 20th सेंचुरी का बात किया जाए, आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है 1907 में सेटअप हुआ था। उसके बाद कुछ और अदर इंडस्ट्री जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सब वर्ल्ड war 2 के बाद आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम क्या था? कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो है इंडिया में नहीं था, मतलब कि मशीन्स जो है वो इंडिया में नहीं बन पाता था, मशीन्स बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत का बात था। वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और इंडस्ट्रीज इतना कम था कि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, मतलब इंडस्ट्रीज जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। पब्लिक सेक्टर जो था बहुत ज्यादा लिमिटेड था, रेलवे, पावर और कम्युनिकेशन, इन्हीं में बस पब्लिक सेक्टर था। और बाकी जो अलग अलग सेक्टर थे उसमें पब्लिक सेक्टर अपना इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, मतलब बस रेलवे, पावर और कम्युनिकेशन में और पोर्ट्स में भी पब्लिक सेक्टर का बस इतना ही रोल था, बाकी जो चीज था वो सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर था। उसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या है आपका? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा था? ठीक है, एक्सपोर्ट्स व्हाट इंडिया सेंट आउट। ठीक है, इंडिया क्या क्या चीजों को बाहर भेज रहा था, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा था। तो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या था? रो सिल्क, कॉटन, ऊल, सुगर, इंडिगो, जूट, ये सब जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब कि रॉ मटेरियल्स जो है ब्रिटिश कंपनीज के लिए वो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था। और इम्पोर्ट क्या कर रहा था इंडिया? मतलब अंदर क्या लेके आ रहा था अपने पास? फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स। ठीक है, कॉटन, सिल्क और वुलन क्लॉथ्स जो है इंडिया अपने अंदर इंपोर्ट कर रहा था। और कैपिटल गुड्स जो है लाइट मशीनरी वगैरह ब्रिटेन से इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उनमें थोड़ा बहुत मशीनरी तो लगता ही है। तो इस तरह से इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा था और क्या एक्सपोर्ट कर रहा था आपको पता चल गया, फॉरेन ट्रेड का कंडीशन किस टाइप का था। उसका ट्रेड कंट्रोल का बात किया जाए तो ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड। ब्रिटेन का पास मोनोपोली कंट्रोल था इंडियन ट्रेड को लेकर। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया ट्रेड वाज विद ब्रिटेन ओनली। तो इंडिया का जो 50% से ज्यादा ट्रेड था वो बस ब्रिटेन के साथ था और दूसरे कंट्री के साथ नहीं था। बाकी जो और ट्रेड था, जो 50% के बाद का जो ट्रेड था वो आपका चाइना, सीलोन यानी कि श्रीलंका, पर्शिया यानी कि अभी का ईरान,
इन कंट्रीज के साथ क्या करता था। उसका जब स्विच कैनल जो ओपन हुआ 1869 में, तो मेड ब्रिटिश कंट्रोल स्ट्रोंगर, ठीक है। स्विच कैनल के ओपन होने के बाद जो ब्रिटिश का इंडिया पे कंट्रोल है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। एक्सपोर्ट सरप्लस प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट सरप्लस में एक प्रॉब्लम था कि इंडिया हैड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब इंडिया के पास एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा पैसा आता था, रॉ मेटेरियल्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे बहुत पैसा मिलता था, ठीक है। ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, मतलब जितना इंपोर्ट करता था उससे भी ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। बट इससे इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एक्सपोर्ट करके जितना भी पैसा आ रहा था वो सारा पैसा जो है ब्रिटिश लोगों को सैलरी पेंशन के रूप में दे दिया जाता था। तो वो पैसा एट द एंड फिर से ब्रिटिश के पास ही चला जाता था। तो इंडिया का जो वेल्थ है वो पूरा खत्म हो रहा था। एसेंशियल आइटम जैसे फूड ग्रेन क्लोथ केरोसिन ये सब भी बहुत ज्यादा कम हो चुका था इंडिया में, ये सब का भी स्कैरसिटी होने लगा था, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर जो मेटल्स है ये सब भी इंडिया में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, बस जो पैसा आ रहा था वो फिर से ब्रिटिश अपने पास से लेके जा रहे थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डेमोग्राफिक कंडीशन, ठीक है, कि डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब पॉपुलेशन का किस टाइप का हाल था। पॉपुलेशन डेटा का बात किया जाए तो फर्स्ट सेंसस जो है आपका 1881 में हुआ, ठीक है। फर्स्ट तो एकदम 1872 में हुआ था, बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ है। सेंसस का फ्रीक्वेंसी हर 10 इयर्स के बाद आपका 1881 से होने लगा था, जो कि अभी तक हो रहा था, बट इस बार कोविड की वजह से नहीं हुआ 2021 में लास्ट हमारा, इसलिए अभी भी 2011 का सेंसस का डेटा ही चल रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बात किया जाए तो फर्स्ट स्टेज में था 1921 के बाद। उसके बाद 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा पॉपुलेशन है वो सेकेंड स्टेज पे चला गया, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे हमारा जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इस ईयर को 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ईयर 1921 है उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस ईयर के बाद जो हमारा पॉपुलेशन है वो सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद अगर लिटरेसी का बात किया जाए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, तो ओवरऑल लिटरेसी बस 16% था, ठीक है। फीमेल लिटरेसी तो आपका 7% के आसपास था, मतलब इतना कम नंबर्स, जो कि आप सोच सकते हैं कितना कम है। हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज्यादा पुअर था, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं था, अनअवेलेबल, और कुछ अगर था भी तो बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट था, मतलब उसमें कुछ मिलता ही नहीं था। वाटर और एयर का बात किया जाए, वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेस, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन था, मतलब वाटर से एयर से जो भी डिजीजेस होता है वो बहुत कॉमन है, मतलब हो जाता है ऐसे ही। और हाई मोर्टेलिटी रेट का बात किया जाए तो बहुत ही ज्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट था, लोग जो है जल्दी जल्दी मर जाते थे। और बच्चों के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर मेडिकेशन प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज बच्चों को नहीं दिया जाए तो उनका हेल्थ जो है जल्दी खराब हो सकता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो इसलिए बच्चों के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट था बहुत ज्यादा हाई था। अगर और स्टेटिस्टिक का बात देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका 218 पर 1000, ठीक है। मतलब तब 1000 में से, मतलब जो आपका 218 बच्चा जो है वो एक साल से पहले ही मर जाता था। और अभी प्रेजेंट का बात किया जाए तो 28 है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, मतलब 218 से 28 पे आना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात किया जाए तो तब बस 32 ईयर्स था, जो कि प्रेजेंट के हिसाब से 69 ईयर्स है अभी। तो उस हिसाब से अभी बहुत ज्यादा, मतलब मोर देन डबल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात किया जाए, ठीक है, कि क्या हुआ, तो रोड्स का बात किया जाए तो प्री ब्रिटिश रोड्स, रोड जो है ब्रिटिश के बाद नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, मतलब जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट था गाड़ी वगैरह उसके लिए रोड सुटेबल नहीं था। तो फिर ब्रिटिश ने रोड्स बनवाया, क्यों बनवाया? ताकि वो लोग आर्मी को मूव कर सके इंडिया के अंदर, ठीक है। टेकिंग रॉ मटेरियल्स टू रेलवे स्टेशन पोर्ट, सेंडिंग मटेरियल टू इंग्लैंड, इन सब चीजों के लिए उन्होंने रोड बनाया। वो मतलब खुद के फायदे के लिए बनाया था, ऐसा नहीं है कि इंडिया का डेवलपमेंट करते हैं चलो रोड बनाएंगे। इस मोटिव से उन लोगों ने कभी रोड नहीं बनाया, खुद के फायदे के लिए बनाया। और प्रॉब्लम क्या था रोड्स का? शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज था उनमें रोड्स जो था वो अभी भी नहीं था, ऑल वेदर रोड्स का कमी था, मतलब बारिश देने से सारा रोड्स खराब हो जाता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? पीपल सफर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड फेमाइंस, फेमाइन और नेचुरल डिजास्टर के टाइम में रोड नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। रेलवेज का बात किया जाए तो 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन, यह ब्रिटिश का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो माना जाता है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ये इनेबल करता है, मतलब रेलवे जो है ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से आपका मतलब घर के बाहर निकलने के लिए रेलवे लगाया जाए, वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए होता है। तो इससे बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प हुआ। लोग जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, ठीक है, जियोग्राफिकल बैरियर जो था कि वो इधर है वो इधर है, कोई दूर दूर रहता है, तो उस चीज को रेलवे ने खत्म किया, ठीक है। रेलवे का ये फायदा था। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुआ? ठीक है, इनकरेज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा रेलवेज के आने की वजह से, क्योंकि जो ब्रिटिश है इसका यूज करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट वगैरह करने में। तो जितना कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है उतना ही मतलब फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज होने का चांसेस है, ठीक है, क्योंकि फूड ग्रेन्स अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो लोग खाएंगे क्या। डिस्ट्रॉयड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस, ठीक है, विलेजेस का सेल्फ सफिशिएंसी को इम्पेक्ट करने लगा। बेनिफिट रेयरली रीच इंडियन पीपल, और जो रेलवे का बेनिफिट था वो इंडियन पीपल्स को बहुत ही कम मिला, मतलब ठीक है, वो जो रेलवे था वो जनरली ब्रिटिश खुद के लिए यूज करता था, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर आर्मी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट इंडियंस को बहुत ही कम बेनिफिट इसका मिला है। इकोनॉमिक लॉस ओवर वे सोशल बेनिफिट्स। और जो रेलवे की वजह से इकोनॉमिक लॉस हुआ है, ठीक है, इंडिया का, उसका सामने जो सोशल बेनिफिट थोड़ा बहुत मिला है इंडिया को वो कुछ भी नहीं है। मतलब इकोनॉमिक लॉस जो है वो सबसे ज्यादा है और सोशल बेनिफिट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बाद और वाटर ट्रांसपोर्ट का बात किया जाए, इंडियन वाटरवेज डेवलप बट ऑफन अनसक्सेसफुल, ठीक है। इंडियन वाटरवेज मतलब रिवर टू रिवर जो वाटरवेज होता है ना, रिवर के अंदर बनाने वाला इंडियन इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं जिनको, तो वो सब डेवलप किया बट वो अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, वो चला नहीं। और इसका एक एग्जांपल है कोस्ट कैनल इन ओडिशा, बिल्ड एट ह्यूज कॉस्ट बट अबंडन बिकॉज रेलवेज वेर बेटर। तो वाटरवे कब यूज किया जाएगा, जब कोई और वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब और कोई ट्रांसपोर्ट का वे नहीं है, बट रेलवे अगर अवेलेबल है तो वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत कम लोग यूज करेंगे, तो इसलिए इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो है इन लोगों ने लाया, एक्सपेंसिव सिस्टम मेनली फॉर लो एंड ऑर्डर। जनरली ये लो ऑर्डर के लिए लाया गया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। उसके बाद पोस्टल सर्विस जो है यूजफुल बट रिमेन इनएडुकेट, और पोस्टल सर्विस जो था यूजफुल था बट ये इनएडुकेट रहा, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल नहीं था, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था उस वक्त के हिसाब से। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स है उन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो दादा भाई नौरोजी अर्ली इकोनॉमिक्स हु एस्टिमेटेड इंडियन इनकम। तो दादा भाई नौरोजी कौन थे, इंडिया का जो इनकम है उसको एस्टिमेट करने में सबसे अर्ली जो कंट्रीब्यूशन है वो इनका था। फिर विलियम डिग्बी मेड इनकम एस्टिमेट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड के टाइम में भी इनकम एस्टिमेट जो है विलियम डिग्बी ने किया था कि जो इंडिया का नेशनल इनकम वगैरह के बारे में। फिनले सिरास कंट्रीब्यूटेड टू इनकम एस्टिमेट, इन्होंने भी सेम किया था। वीकेआरवी राव मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्टिमेट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जो वीकेआरवी राव है इनका जो इनकम नेशनल इनकम का एस्टिमेट है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरसी देसाई इन्होंने भी इनकम एस्टिमेट करने में हेल्प किया था। इन सारे इकोनॉमिक्स ने इनकम एस्टिमेट किया, बट सबसे इंपॉर्टेंट किसका है, वीकेआरवी राव का है, ठीक है। इसके बाद आप फिर से मैं यही कहूंगा कि आपको अगर ये ई बुक चाहिए 29 रुपीज में बस, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ई बुक आपको जो है व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।